तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इंडिया और रशिया के रिलेशन का फ्यूचर अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग वीडियो के इस टॉपिक को पसंद नहीं करेंगे और मेरी काफ़ी सारी बातों से आप डिसएग्री करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ऐसे कि हमारे यहाँ के लोगों का रशिया के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट है, जिसके रीजन है हमारे पास्ट के रिलेशंस और इवेंट्स। पर मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को इंडिया के इंटरेस्ट से देखें, तो आपको बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा। साथ ही में मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। एज की जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अनसर्टन होती है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। मैं बस एनालिसिस करूँगा कुछ बेस्ड ऑन प्योर फैक्ट्स एंड नंबर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 3 पैरामीटर्स पर नजर डालेंगे दोनों रिलेशन को कंपेयर करने के लिए नेशंस के बीच में, रशिया और इंडिया के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। दोनों ही रशिया और इंडिया के बीच का ट्रेड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का है, जो कि हाईली फेवर करता है रशिया को। ऐसे कि रशिया से हमारा जो इंपोर्ट है वो $46 बिलियन का है, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को वो बस $4 बिलियन का है। दोनों नेशंस के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये फ्यूचर में ठीक किया जा सकता है। मेनली इशू ये है कि जो रशिया और इंडिया का ट्रेड था 2022 तक वो अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन का था। जो मेजर स्पाइक देखने मिला है दोनों नेशंस के ट्रेड के बीच में, वो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जब रशिया ने डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर करना स्टार्ट किया था तो देखने मिला था। यानी कि रशिया अगर जो अपना क्रूड ऑयल का डिस्काउंटेड एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दे तो फिर से दोनों नेशंस के बीच में जो ट्रेड है वो गिर जाएगा। ऐसी मेनली जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया के द्वारा रशिया को, वो कुछ आयरन और स्टील और उसके बाद में टी, कॉफ़ी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब का ही होता है। इसके बाद अगर एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए हम चाइना और रशिया का ट्रेड कंपेयर करें, तो जो चाइना रशिया का ट्रेड है बायलैटरल, वो $240 बिलियन का है, अगेन फेवरिंग चाइना। रशिया के साइड से केवल कुछ रॉ मटेरियल्स जिसमें से ऑयल मेन है, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोडक्ट, ये सब होता है एक्सपोर्ट चाइना को। उल्टा जो चाइना एक्सपोर्ट करता है रशिया को वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, साथ ही में हैवी मशीन के पार्ट्स, जो कि सारे फिनिश्ड गुड्स हैं। अब मैं चाइना का एग्जांपल इसीलिए लिया, फर्स्ट कि चाइना हमारा एडवर्सरी है, एंड सेकंड की जो वर्ल्ड के सो कॉल्ड 2 सुपर पावर्स हैं यानी कि यूएसए और रशिया, उन दोनों को एशिया के जो 2 जाइंट्स हैं यानी कि इंडिया और चाइना, उन दोनों में से किसी एक को तो अपने फेवर में रखना होगा या फिर खुद को किसी एक की फेवर में तो रखना ही होगा। अब सेकंड पैरामीटर बात करते हैं यानी कि डिफेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि सोवियत का और लेटर रशिया का इंडिया के साथ में जो रिलेशन का नींव था वो डिफेंस सेक्टर ही था। दोनों नेशन के बीच में डिफेंस का ट्रेड हमेशा से काफ़ी ज़्यादा टॉप पे था। अगर लेकिन मैं आज से 10 साल पहले आपसे कहता कि जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है इंडिया की, वो अगले आने वाले 1-2 डिकेड के अंदर डिफेंस के सेक्टर में खत्म हो जाएगी या फिर काफ़ी कम हो जाएगी, तो आप मुझे डिल्यूजनल कह सकते थे। लेकिन आज ये रियलिटी बनते हुए दिख रहा है। ऐसी जो ऑलमोस्ट सारे ही वेपन्स यूज़ होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, वो या तो हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर हमारी R&D चल रही है इस टाइम पर, और फ्यूचर में उनको इंडिजिनसली प्रोड्यूस करने का प्लान है हमारा। तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आर्मी की बात करते हैं, तो हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से अपने लिए आर्टिलरीज, टोड, अनटोड, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स। उसके बाद में जो हॉविजर्स होते हैं वो भी हम अपने लिए खुद बना रहे हैं। लेटर हम अपने लिए लाइट टैंक भी डेवलप कर रहे हैं जोरावर के नाम से, और फ्यूचर में कुछ टाइम बाद ही आप ये देख सकते हैं कि हम अपने लिए हैवी टैंक्स भी डेवलप करना स्टार्ट कर ही देंगे इंडिविजुअली। इसके बाद में मिसाइल्स का जो सेक्टर है और जो एयर डिफेंस सिस्टम का सेक्टर है, उसके ऊपर हमने अपनी काफ़ी सारी जो डिपेंडेंस है वो रशिया से ऊपर से खत्म कर दी है, स्पेशली मिसाइल्स की फील्ड में। एयर डिफेंस के फील्ड में आज भी हम काफ़ी ज़्यादा रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस टाइम पर, उनसे उनको रिप्लेस कर देंगे। फ्यूचर में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे एयर डिफेंस के सेक्टर में भी। अब एयरफोर्स की बात करते हैं, तो इस टाइम पर हमारे एयरफोर्स की रीड मानी जाती है Su-30 MKI को, लेकिन फ्यूचर में ये बदलने वाला है। अगले आने वाले 10 साल में आप ये देखेंगे कि जो हमारे एयरफोर्स की जो मेन वो Sukhoi 30 MKI सीरीज़ के जेट्स बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये बदलने वाला है जब हमारे तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 ये सीरीज़ को रिप्लेस करेंगे और वो बैकबोन बनेंगे हमारी एयरफोर्स की। ऐसे कि इनका हाई नंबर में इंडक्शन होने वाला है, सारे जेट्स मिला के अप्रॉक्सीमेटली 400 का नंबर बनाएंगे फ्यूचर में। अगर हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें, तो इसमें हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि हम 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस करेंगे, और एमका के ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है इस टाइम पर। आप 2027 तक देख सकते हैं कि एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो रोल आउट कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम फॉरेन के नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हालांकि इंजन के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उसको भी लेटर जो एमका के मार्क 2 सीरीज़ आएंगे उसके अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो एविएशन कोर्स है हमारा, यानी कि जो हमारे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, उसके अंदर तो हमने अपनी रशिया के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी टाइम से खत्म कर दी थी। जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है वो खुद हम इंडियनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है वो तो हमने बना ही लिया अपना LCH परसेंट के नाम से। लेटर फ्यूचर में आप देखेंगे कि हम हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खुद ही बनाएंगे, जो इस टाइम पर अपाचे रोल करता है हमारे लिए, और कुछ जो रशियन भी है हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशिया के ऊपर हम आने वाले 10 से 15 साल में पूरी जो हमारी एयरफोर्स की डिपेंडेंस है उसको खत्म कर देंगे। अब नेवी की बात करें, तो जो मेजॉरिटी ऑफ नेवी के वेसल्स हैं, फ्रिगेट्स हों, चाहे डिस्ट्रॉयर्स हों, चाहे सबस हों, या फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, वो हम या तो इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं या फिर वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ मिलकर बना रहे हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हम सबमरीन्स के लिए फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की हेल्प ले रहे हैं, ना कि रशिया की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं, यानी कि जियोपॉलिटिकल रीजन्स की। आज देखिए, रशिया बाय फार मोस्ट सैंक्शन नेशन है इस पूरे वर्ल्ड में। मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को छोड़ दिया है, सारी जो वेस्टर्न कंपनीज थी उन्होंने भी रशिया को छोड़ दिया है, लेकिन रशियन कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट तो चाहिए ही।
आज रशिया को किसी ऐसी इकोनॉमी की ज़रूरत है जो कि या तो रशिया के लिए यूएसए की इकोनॉमी के इक्विवेलेंट हो या फिर कंबाइंड यूरोपियन इकोनॉमी के इक्विवेलेंट हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ऐसी इकोनॉमी इस टाइम पर बन नहीं पाया है और रशिया के पास एक ही ऑप्शन है, चाइना का। साथ में अगर आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इस टाइम पर, तो रशिया को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न नेशंस। इस बात का प्रूफ ये है कि 2019 के बाद से मोदी जी की और पुतिन की कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई है अपने नेशंस में, जहां ये लीडर्स हर एक ईयर में 2 से 3 बार मिलते ही थे वर्ल्ड स्टेज पे, और एक बार अपने अपने नेशंस में मिलना तो फिक्स ही था इन लीडर्स का। पिछले 4 सालों में मुझे तो 2 या 3 ही मीटिंग याद आ रही है इन दोनों लीडर्स की, और वो भी अपने होम नेशन में यानी रशिया और इंडिया में नहीं हुआ है। कोई और नेशन में किसी समिट के दौरान साइड में मीटिंग की गई है दोनों नेशंस के बीच में। इसके उलट पुतिन ने चाइना की विजिट रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद 3 से 4 बार कर चुके हैं, ये 2 से 3 साल के अंदर। रशिया की भी डिस्परेशन हमें दिख रही है साफ साफ इस टाइम पर ग्लोबल स्टेज पे। ऐसे कि आपने पास्ट मंथ में देखा ही होगा पुतिन ने कैसे 24 ईयर्स के बाद में किम जोंग उन की यानी कि नॉर्थ कोरिया की विजिट की, और लेटर फिर वियतनाम भी गए पुतिन, ताकि वो भी अब दिखा सके कि इंटरनेशनली रशिया इतना आइसोलेट नहीं हुआ जितना वेस्टर्न नेशंस उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हमें चाइना वाले टॉपिक पर रशिया से बाय फार अगर कुछ मिल सकता है तो वो रशियन न्यूट्रलिटी ही मिल सकती है। रशिया से सपोर्ट मिलने की बात तो अब बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, जैसे रशिया के सिचुएशंस हो गए हैं। जितना ज़्यादा जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली रशिया डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर इस टाइम पर, लेकिन इसके उलट हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा वेस्टर्न नेशंस की तरफ से और यूएसए की तरफ से चाइना के अगेंस्ट में। तो हमारे इंटरेस्ट में भी यही होगा कि हम अब रशिया की परवाह ना करते हुए अपने एंगेजमेंट को वेस्ट के साथ में और बढ़ाएं। ऐसे फ्यूचर में हमारे लिए मेन हेडेक होने वाला है चाइना ही। अब पाकिस्तान उतना बड़ा हमारे लिए खतरा रह नहीं चुका है। अब जैसे जैसे हम वेस्ट के साथ में एंगेजमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं, रशिया भी हमारे एडवर्सरीज को प्लेटफॉर्म देना स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आपने प्राइमरी एग्जांपल देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप देने की बात हो रही है, और टर्की भी दिखा रहा है अपना इंटरेस्ट ब्रिक्स के अंदर आने के लिए, क्योंकि ये सारे नेशन एट द एंड ऐसा रशिया को लगता है कि उसका सपोर्ट करेंगे वेस्टर्न नेशन के खिलाफ में। पर रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया से अपने रिलेशन बना के रखे, पूरा चाइना के साइड ना हो जाए। ऐसे अगर वो पूरा चाइना के साइड में हो जाएगा तो चाइना उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है। अभी के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि जो रशिया और इंडिया है वो मिलकर एससीओ और ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। जब भी दोनों नेशंस के इंटरेस्ट खतरे में आते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हैं अगेंस्ट चाइना। लेकिन जब रशिया और इंडिया एकदम अपार्ट हो जाएंगे और दोनों ही नेशंस एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे और रिलेशन खत्म हो जाएगा दोनों नेशंस के बीच में, तो जो ये लेवरेज ले पाता है रशिया इंडिया की वजह से चाइना के खिलाफ, और जो इंडिया ले पाता है वेस्टर्न नेशंस के सामने रशिया के अपने साथ होने की वजह से, वो दोनों नेशंस खो देंगे। तो इसीलिए हमारे इंटरेस्ट में भी यही है कि रशिया और इंडिया के रिलेशन बनी रहे, और दोनों ही नेशंस के लीडर्स ये बात जानते हैं। इसीलिए इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुई है और अब दोनों ही नेशंस के लीडर्स नए नए फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने रिलेशन को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जिसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पर जो मिलिट्री और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था रशिया और इंडिया के बीच में। हालांकि मिलिट्री का जो फील्ड होता है वो सेकेंडरी व्यू होता है, हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी नेशन के साथ रिलेशन बनाने के लिए इकोनॉमिक फील्ड होता है। ऐसे अगर हम रशियन इकोनॉमी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना पाएंगे तो लेटर फ्यूचर में हमारे रिलेशन है रशिया के साथ में वो अच्छे बने रहेंगे हमेशा। लेकिन ये करने के लिए हमें एटलीस्ट 1 डिकेड का टाइम लगेगा, और इस बीच में देखना है कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो पाता है रशिया चाइना के ऊपर, और कितना ज़्यादा यूएसए यूके ये सारे नेशंस पुश करते हैं रशिया को चाइना के साइड में। ऐसे जितना उस टाइम पे फ्रिक्शन मिलेगा रशिया को, उतना ज़्यादा वो चाइना के करीब जाएगा और हमारे इंटरेस्ट के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस रशिया और इंडिया के फ्यूचर रिलेशन के बारे में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ में वीडियो को अपने थॉट्स को कमेंट करें, और मुझे बताएं आप कौन से मेरे पॉइंट्स से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।